वक्त ये एक और देखिए लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का जो कि सभी श्रमिकों को लेकर के उत्तरकाशी से अब एम्स ऋषिकेश ला रहा है, जहां उनको फिलहाल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। अगले कुछ दिन मॉनिटर किया जाएगा। जैसा हमने आपको पहले बताया कि वो स्वस्थ हैं सभी लोग, उनको कोई ऐसी शारीरिक परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्रोटोकॉल होता है, मेडिकल प्रोटोकॉल होता है कि ऐसे किसी हादसे के बाद जो विक्टिम्स होते हैं उनको मेडिकली ऑब्जर्व किया जाता है। धामी साहब से बातचीत आपने सुनी, उन्होंने पूरा एक विस्तार से बताया कि क्यों इसमें इतना समय लगा, और इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया जो कई लोग जो हैं बार बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बहाने भी राजनीति कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि क्यों इतना वक्त लग गया, चांद तक हम पहुंच गए और क्यों हमको मलबा काटने में इतना वक्त लगा। शायद ये ना समझते हो वो कि क्या होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ काटने का मतलब क्या होता है, पहाड़ खोदकर सुरंग बनाने का जो काम है वो कितना बड़ा काम होता है। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो पहले मैं कहूँगा कि ये जो मैदानी इलाकों में हवाई रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, आप लोग पहाड़ पे मत चले जाइएगा, नहीं बड़ा संकट हो जाएगा। अपनी भी जान जोखिम में डालिएगा, दूसरे की भी डालिएगा। तो ये जो दिल्ली, बम्बई या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए लोग जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि वोक कल्चर वाले लोग हैं, जिनको हर चीज़ पे टिप्पणी करनी है। पहाड़ में 500 मीटर का रास्ता कैसे तय होता है और मैदान में 500 किलोमीटर का रास्ता तय कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। जो लोग लिफ्ट में 5 सेकंड के बाद घबराने लगते हैं, वो टनल पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो सुरंग पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने घर में कभी बल्ब नहीं बदला होगा, वो कह रहे हैं कि ये 60 मीटर क्यों नहीं हम घुसा के लेके चले गए, जल्दी से लेके चले आए। जो लोग चंद्रयान के फ्लॉप होने पर प्रधानमंत्री को दोष देते हैं, वो यहां टिप्पणी कर रहे हैं। जिनको अभी भी पनौती सूझ रही है, वो यहां टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म करो भाई, तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं होती ऐसे समय पर। और ये सच है कि इस देश ने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा है। हमने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर इस तरह के संकट तक हम निकल कर आते हैं, और उसमें बड़ा योगदान है। हमारी वैज्ञानिक क्षमता विकसित हुई है, हमारी तकनीक विकसित हुई है, हमारे सैटेलाइट्स पहुंचे हैं, हम दुनिया भर में एक अलग तरह की प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। हमें मदद करने में भी लोगों को अच्छा लगता है। और हमारे देश में एक ऐसा नेता है जिसने एक कल्चर डेवलप किया है, जिसको पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं। उस कल्चर की सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। यह सच है कि जो देवेंद्र जी ने कहा कि सच है, अगर 2 मंत्रालय के बीच का काम हो, 6-6 महीने वायर नहीं उठता था और वो परियोजना अटकी की अटकी रह जाती थी। जो लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट उनके गांव के आसपास जाता है, उनके शहर के आसपास जाता है, 6-6 महीने तक पिलर के ऊपर नहीं होता था, क्योंकि भैया वो वहां बिजली का पोल लगा है, वो हटेगा तो होगा। और जेई, एसी और चीफ तक में सारा मामला अटका रहता था। उस देश में अगर हम इतना बड़ा एक कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपने आप पर, अपने देश पर, अपने नेतृत्व पर और अपने हर उस व्यक्ति पर, वैज्ञानिक हो, सामान्य व्यक्ति हो, उस पर गर्व करना चाहिए। और सचमुच हमारे देश पर ईश्वर की कृपा है, वो साफ साफ दिखता है। तो मुझे लगता है जो पुष्कर सिंह धामी कह रहा, एक सवाल जरूर है। मुझे लगता है कि चूंकि बार बार बात होती है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की ऑल वेदर रोड है, ये यमुनोत्री वाली है जो सिलक्यारा वाली है, तो सबका एक प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। पहाड़ को लेकर संवेदनशील बहुत होने की जरूरत है, दोबारा ऐसा ना हो। और उसके लिए वहां पर ऐसी जो रेस्क्यू टीम्स है, उनकी परमानेंट तैनाती की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार चर्चा जरूर पुष्कर सिंह धामी जी की करनी चाहिए हमको। जब इनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी के द्वारा, तो बहुत से लोगों ने सोचा, इस सवाल भी किया कि यही क्यों, इनको क्यों, इनमें ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति नहीं थे ये बाहर। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने पुष्कर सिंह धामी कौन है, क्या है, इनके अंदर की खूबी क्या है, उसको बाहर निकाल करके रखा है। वैसे बड़े मॉडेस्ट किस्म के व्यक्ति आपने देखा होगा, बातचीत में भी अभी हमने 15 मिनट जो बातचीत की, अपने बारे में इन्होंने बहुत कम से कम बातें कही। जो बातें कही वो अपनी टीम के बारे में बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोगों के बारे में बताया, या प्रधानमंत्री का उसमें जो इनपुट था उसके बारे में बात करते रहे, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं की। पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व के बारे में इस रेस्क्यू अभियान ने क्या बताया? निश्चित सौरभ, जिस कंटेंट के तहत उनका चयन किया गया था, चयन मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि जब तीरथ सिंह रावत के हटने के बाद किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बननी थी, तो दिल्ली में बीजेपी आला कमान ने उत्तराखंड के 4 यंग लीडर को बुलाया था। उन 4 यंग लीडर में एक ये भी थे, इनके अलावा 3 और लोग थे, और उन सबसे मिलके बातचीत करके उनकी पर्सनैलिटी का आकलन किया गया।
खासतौर पे इस लिहाज से क्योंकि तीरथ सिंह रावत एक डिजास्टर साबित हुए थे, जबकि संगठन में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा रहा था। तो उसके बाद यह तय किया गया था कि एक युवा नेतृत्व को आगे लाना है और उनसे प्रॉपर, जिसको आप कह सकते हैं सौरभ की प्रोफेशनल वे में जो इंटरव्यू दिया जाता है, उस तरह के तरीके की बातचीत की गई थी। और उसके बाद इस व्यक्तित्व को उन लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। उस समय सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला। 6 महीने के बाद जब चुनाव का समय सौरभ आया तो आपने देखा कि बीजेपी की शानदार सफलता हासिल हुई, लेकिन ये अपना चुनाव हारे। बावजूद इसके, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है कि ये सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हैं, इसको आगे बढ़ाना है। एक चुनाव हारने से फर्क नहीं पड़ता, इसने राज्य का चुनाव जितवाया है। और राज्य के चुनाव में जो जीत हुई थी उसका श्रेय इनको भी दिया गया था, उस पीएम मोदी के साथ साथ। उससे समझा जा सकता है कि इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। और तब से लेकर सौरभ अब तक उत्तराखंड में आप देखें तो कई सारी क्राइसिस आई। हर क्राइसिस में ये व्यक्ति और ज़्यादा निखर के सामने आता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल के आए हुए हैं, लंबे समय तक बीजेपी के संगठन में काम किए, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय टीम में आए थे। तो राष्ट्रीय टीम का मतलब कि प्रदेश की जो टीम थी, और उस टीम में आने के बाद समझा जा सकता है कि आप एक तरह से तैयार होकर जब आए सार्वजनिक जीवन में, तो वहाँ पर बड़ा आसान रहता है कि आप उस प्रेशर को झेल सकते हैं। इस क्राइसिस में अगर देखें तो इनको ऊपर सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी थी कि उत्तराखंड में एक तो रिसोर्सेज की बड़ी समस्या रहती है, उसके अलावा सेंट्रल एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना, मुख्यमंत्री के तौर पे आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही निभानी है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप हैं या दूसरी जगह कुछ और क्राइसिस हो जाए। इन सारी चीज़ों को समेटते हुए वहाँ पे कैंप ऑफिस का करना, और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू में आपने देखा भी, वो आमतौर पे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत सहज माने जाते हैं। इन सारी खूबियों ने ऐसे क्राइसिस के समय में बहुत योगदान दिया। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति होते, जैसे उत्तराखंड के बीजेपी के पहले एक मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड जाने जाते हैं, तो उस तरह का कोई व्यक्तित्व रहता है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन में कितनी बड़ी समस्या होती है। और जिस क्राइसिस की बात वो कर रहे थे कि 48 मीटर के बाद जो आया था, अनुराग जैन तक सौरभ, हमें अधिकारियों के मार्फत ये जानकारी मिली कि वो भी एकदम से निराश हो गए कि अब क्या करें हम, ये तो बहुत गलत हो गया। और वहाँ पर इस व्यक्ति ने, उनके अंदर भी ऊर्जा भरी, बाकियों के अंदर भी उत्साह भरा। तो कुल मिलाकर इस क्राइसिस में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की आवश्यकता थी, वहाँ पर उन्होंने दिया। और जब एक मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं अपना इगास नहीं मना रहा, तो सोचिए कि उनके परिवार के जो श्रमिकों के जो परिवार वाले थे, उनको भी कितना हौसला मिला होगा कि यार ये तो व्यक्ति हमारे दुख में हमारे साथ कदम ताल कर रहा है। और वो सबसे बड़ी चीज़ थी। वहाँ पर जाके अगर ये श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं उनसे अगर ये बातचीत कर रहे हैं, और कितनी दिलचस्पी जिन्होंने बताई कि श्रमिकों का हौसला तो और लाजवाब था, जिन्होंने इस नेतृत्व को भरोसा दिया कि आप 5-10 दिन भी लगाएं कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर दिखा कि एक भारत एक टीम के तौर पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, भारत एक टीम के तौर पर दिखा इस पूरे अभियान में। और एक बात उन्होंने और कही कि शुरुआत में ऐसा लगा कि भाई और तेज और बेहतर काम किया जा सकता है, उसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज, मंत्रालय इन्वॉल्व थे, तो कोऑर्डिनेशन की कमी थी।